मंडी का व्यापारी जब किसी किसान से कोई सामान खरीदता है तो प्रपत्र 6 जारी करता है, जिसे 6R के नाम से भी जाना जाता है। किसान से की गई यह खरीद व्यापारी का प्राथमिक स्टॉक कहलाती है। इस पर व्यापारी को मंडी शुल्क देना पड़ता है। लेकिन जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से कुछ खरीदता है तो इसमें बेचने वाला व्यापारी खरीदने वाले के नाम से बिक्री रसीद जारी करता है। मंडी की भाषा में इस बिक्री रसीद को प्रपत्र 9 या 9R कहते हैं। इस तरह की बिक्री यानी 9R के जरिए स्टॉक में आने वाला उत्पाद सेकेंडरी स्टॉक कहलाता है और इस पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। अब हम मान लेते हैं कि ट्रेडर नाम का एक व्यापारी है जिसके पास दोनों तरह का स्टॉक है, यानी कि किसान से खरीदा हुआ भी और व्यापारी से खरीदा हुआ भी। इन दोनों तरह के स्टॉक के बीच में किसी तरह का घमंजा न हो, इसलिए इनकी बिक्री की रसीदों को भी अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि किसान से खरीदे गए उत्पाद को बेचने के लिए 9R और व्यापारी से खरीदे गए उत्पाद को बेचने के लिए 9R2। पर इन दो विधियों के अलावा मंडी के व्यापारी एक तरह की खरीद और करते हैं और वो है प्रदेश के बाहर से आने वाले उत्पाद। ऐसे उत्पाद बाह्य प्रवेश पर्ची के जरिए व्यापारी के स्टॉक में आते हैं, लेकिन इस स्टॉक की बिक्री पर व्यापारी को मंडी शुल्क देना होता है। इसीलिए प्रदेश के बाहर से आने वाले उत्पाद की बिक्री के लिए भी व्यापारी प्रपत्र 9 नामक विक्रय रसीद ही जारी करता है। ये था मंडी समिति में व्यापारियों द्वारा जारी किए जाने वाले विक्रय प्रपत्र 9 और प्रपत्र 9(2) का फर्क और इनका उपयोग। अब हम समझते हैं कि प्रपत्र 9 किस तरह से जारी किया जाता है। इस बिक्री रसीद को जारी करने के लिए व्यापारी को ई मंडी के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने पर ई मंडी का डैशबोर्ड खुल जाता है। इसमें बाईं ओर की पट्टी में 2 ऑप्शन दिखते हैं, प्रपत्र 9 जारी करें और प्रपत्र 9(2) जारी करें। अगर आप अपने सेकेंडरी स्टॉक यानी कि किसी व्यापारी से खरीदे गए उत्पाद की बिक्री करना चाहते हैं तो प्रपत्र 9(2) जारी करें पर क्लिक करें। और अगर किसान के द्वारा खरीदे गए उत्पाद को किसी अन्य व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो प्रपत्र 9 जारी करें पर क्लिक करें। हम यहाँ पर प्रपत्र 9 जारी करें पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। हम इसमें से 1 दिसंबर 2021 के बाद के स्टॉक को चुनते हैं। इससे बिक्री का प्रोफार्मा खुल गया है। इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की मंडी का लाइसेंसी व्यापारी। यदि हम प्रदेश के अंदर के किसी व्यापारी को कोई सामान बेचते हैं तो हमें उसके लाइसेंस नंबर की आवश्यकता होगी, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के बाहर के व्यापारी का ऑप्शन चुनते हैं। अब आपको ये बताना है कि आप एक व्यापारी के रूप में ये बिक्री कर रहे हैं या आढ़ती के रूप में। हम यहाँ पर व्यापारी का विकल्प सेलेक्ट करते हैं। अब हमें उत्पाद को सेलेक्ट करना है। चूंकि इस ट्रेडर के स्टॉक में सिर्फ गेहूं है, इसलिए यहाँ पर वही दिख रहा है। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्रेता फर्म का नाम व जिला का ऑप्शन है, अर्थात जिस व्यापारी को हम ये गेहूं बेच रहे हैं उसका विवरण भरना है। इसके बाद निर्यात का विकल्प है। अगर हम यह बिक्री देश के बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर एक्सपोर्ट का विकल्प चुनना होगा। चूंकि यह व्यापार देश के अंदर ही होना है, इसलिए इसे फॉर नॉन एक्सपोर्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद हमें स्टॉक का स्रोत चुनना है। यहाँ पर
4 विकल्प हैं। 6R से खरीदा गया उत्पाद, प्रदेश के बाहर से आया हुआ और वाह्य प्रवेश पर्ची के द्वारा स्टॉक में लाया गया उत्पाद, और इन दोनों विधियों से खरीदा गया लेकिन प्रसंस्करण किया गया उत्पाद। अब चूंकि हमारे पास किसान से खरीदा गया गेहूं है, इसलिए हम यहाँ पर प्रपत्र 6 वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद मंडी शुल्क की भुगतान की स्थिति का विकल्प है। यह डिजिटल पेमेंट से जुड़े ऑप्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर अनपेड को सेलेक्ट करना है और इसे संरक्षित करके आगे बढ़ना है। अगले पेज में हमें 6R का विवरण दिख रहा है। हम इसमें से 1 नंबर वाली 6R चुनते हैं। यह 6R 25 कुंतल की है। हम इसमें से पूरा 25 कुंतल गेहूं बेचना चाहते हैं, इसलिए विक्रय मात्रा वाले कॉलम में 25 लिख देते हैं। आगे दर का कॉलम है, हम इसे भी भर देते हैं। इसके बाद किस्म का ऑप्शन है, उसे भी भरते हैं। आगे के कॉलम ऑटो कैलकुलेट हो गए हैं। इसमें तौलाई, दलाली, पल्लेदारी और टैक्स के कॉलम हैं, जिनमें कुछ कुछ भरा हुआ है। हम इन सभी को 0 कर देते हैं, पर अन्य वाले कॉलम में 1% का खर्च जोड़ देते हैं। इसके बाद कैप्चा भरना है। इसे भरने के बाद जारी करें पर क्लिक करना है। इससे भरे गए विवरण का प्रीव्यू दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक बार सारी सूचनाओं को चेक कर लें। अगर कुछ गलत हो तो कैंसिल करें पर क्लिक करके सही कर लें, और अगर सभी विवरण सही हो तो जारी करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से हाँ पर क्लिक कर दें। इस तरह से प्रपत्र 9 जारी हो जाता है। ये इस ट्रेनिंग अकाउंट से जारी किया गया पहला 9R है। इसके अंत में एक बटन जैसा बना हुआ है। इसे क्लिक करके प्रपत्र 9 को देखा जा सकता है। प्रपत्र 9 के सारे विवरण सही हैं और इसमें सबसे ऊपर प्रिंट का बटन बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लें और फिर इसे बंद कर दें। प्रपत्र 9 की तरह ही प्रपत्र 9(2) भी होता है। आइए इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी प्रपत्र 9 की तरह से ही ऑप्शन है। आप इन्हें भरने के बाद जब संरक्षित करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और फिर दर वगैरह भरने के बाद प्रपत्र 9(2) भी इसी तरह से जारी हो जाएगा। विक्रय प्रपत्र बनाने के बाद बिक्री किए गए सामान को भेजने की बारी है, इसलिए हमें गेट पास के लिए आवेदन करना होगा। गेट पास के लिए बाईं ओर की पट्टी पर चौथा टैब बना हुआ है, उस पर क्लिक करें। इससे गेट पास का प्रोफार्मा खुल जाएगा। इसमें हमें प्रपत्र 9 की ही भांति निर्यात विकल्प में फॉर नॉन एक्सपोर्ट और शुल्क भुगतान की स्थिति में अनपेड चुनना है। इसके बाद हमें प्रपत्र 9 को सेलेक्ट करना है। चूंकि अभी इस अकाउंट से एक ही प्रपत्र 9 जारी हुआ है, इसलिए हम उसे चुन लेते हैं। इसके बाद गंतव्य की दूरी का कॉलम है, जिसमें पहुंचने वाले स्थान की अनुमानित दूरी लिख दें। इसके बाद सीमांत गृह केंद्र / वैगन लोडिंग स्टेशन का ऑप्शन है। यदि आपका उत्पाद ट्रेन के द्वारा बाहर जाना हो तो यहाँ पर उस स्टेशन का नाम लिखना है जहाँ से यह उत्पाद ट्रेन के डिब्बे में लोड होगा। इसके बाद वैगन नंबर का ऑप्शन है। अगर यह हो तो भरें, अन्यथा इसे छोड़ दें। इसके बाद परिवहन का साधन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर ट्रक चुन लेते हैं और इसके नीचे के कॉलम में ट्रक का नंबर भर देते हैं। इसके बाद बंडल या बोरी की संख्या भरनी है। हम यहाँ पर 60 भर देते हैं। इसके बाद संबंधित मंडी समिति का नाम भरना है।
चूंकि हम ये उत्पाद प्रदेश के बाहर भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अन्य को सेलेक्ट करते हैं और अगले कॉलम में बिहार भर देते हैं। इसके बाद कैप्चा भरना है। इसे भरने के बाद संरक्षित कर दें। इसके बाद गेट पास आवेदन का प्रीव्यू दिखने लगता है। इसे अच्छी तरह से देख लें। अगर इसमें कोई गलती हो तो कैंसिल का बटन दबाकर सही कर लें, नहीं तो जारी करें का बटन दबाकर आगे बढ़ें, फिर इसे ओके भी कर दें। इस तरह आपका गेट पास आवेदन सुरक्षित हो जाता है और मंडी कर्मचारियों के पास रिव्यू के लिए चला जाता है। इसके बाद मंडी के स्टाफ के द्वारा गेट पास वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी है। इसे करने के लिए मंडी के कर्मचारी या अधिकारी को अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। कर्मचारी के अकाउंट में लॉगिन करने पर जब हम गेट पास टैब पर क्लिक करेंगे तो गेट पास के लिए किए गए आवेदनों की सूची दिख जाएगी। यहाँ पर आवेदन संबंधी विवरण के सबसे अंत में एक लोगो बना हुआ है। हमें इसे क्लिक करना है। इससे एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें गेट पास दिखता है। इसके नीचे दो छोटे छोटे चेक बॉक्स हैं। अगर गेट पास आवेदन को निरस्त करना हो तो लाल रंग के क्रॉस वाले बॉक्स को क्लिक कर दें, नहीं तो हरे रंग के सही वाले बॉक्स को क्लिक करें। इसे एक बार और ओके कर दें। इससे गेट पास का आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद व्यापारी अपने अकाउंट से गेट पास का प्रिंट निकाल सकता है। गेट पास का प्रिंट निकालने के लिए व्यापारी दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करे और जारी गेट पास वाले टैब पर क्लिक कर दे। इसके बाद डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आज की तारीख भर दें और खोजें पर क्लिक कर दें। इससे आज की तारीख में जारी गेट पास की सूची दिखने लगती है। इसके बाद अंत में बने लोगो पर क्लिक करें जिससे गेट पास खुल जाएगा। अब इसे प्रिंट कर लें और गेट पास देकर अपनी गाड़ी को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दें। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो या आप ई मंडी से संबंधित किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।